दोस्तों, आज की मूवी एक स्टोरी ना होकर के कई छोटे छोटे रियल इरोटिक स्टोरीज का एक कॉम्बो पैक है। इसको मशहूर इटालियन डायरेक्टर टिंटो ब्रास ने अलग अलग कहानियों को एक साथ एक के बाद एक दिखा करके एक मूवी बना दी है। इटली की ढेर सारी औरतें अपनी रियल स्टोरी या फैंटेसी को लेटर, फोटोज और वीडियोस कैसेट के थ्रू टिंटो ब्रास के पास भेजती थी, जिससे कि टिंटो ब्रास उस कहानियों को अपनी मूवी में शामिल कर सके। कुछ तो खुद ही एक्टर का रोल प्ले करने की रिक्वेस्ट भी करती थी। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। मूवी की शुरुआत में अपनी सेक्रेटरी के साथ स्टूडियो में बैठे टिंटो ब्रास पहली स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक लेडी बताती है कि मैं 19 साल की हूँ। लास्ट वीक मैं अपने बॉयफ्रेंड डायरियो के साथ सी बीच पर वॉक कर रही थी। वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ एक जगह कोने में इंटीमेट होने लगे। तभी मुझे बीच पर एक दूसरे में खोया हुआ दूसरा कपल भी दिखा। वो लोग हमें देख रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि हम दोनों को यहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे लड़के का हमें इंटीमेट होते हुए देखना मुझे एक्साइटेड करने लगा। इस चीज ने मुझे शेमलेस बना दिया। हम एक दूसरे को दिखा दिखा कर एंजॉय करते रहे। ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब टिंटो ब्रास को उनकी सेक्रेटरी दूसरा लेटर पढ़ने के लिए देती है। स्टोरी में एक लेडी अपने बारे में बता रही थी कि मेरा नाम एलेना है और मैं 28 साल की हूँ। हम बोस्टन में रहते हैं। मेरा हस्बैंड गोइडो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। मैं हाउसवाइफ हूँ। गोइडो मुझे जॉब करने से मना करता है, लेकिन मुझे अपने खर्चों के लिए जॉब की जरूरत फील होती है। एक दिन जब उसका बॉयफ्रेंड कुछ सामान खोज रहा था, तो एलेना के पर्स से उसे एक कॉन्डम मिलता है। इसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी ये सब यूज ही नहीं किया होता है। तो उसे लगता है कि ये सब कहाँ से आया है। फिर मैंने उसे बताया कि ये सब एड्स से बचाव में लगे एनजीओ के लड़कों ने रास्ते में दे दिया था, जबकि वो कॉन्डम मेरा खुद का ही था। पिछले 2 महीने से मैं एज अ प्रोस्टिट्यूट काउंटेस फ्रोका के घर में काम करने लगी थी, जहाँ मैं वीक में 2 दिन जाती थी। गुडियो को मैंने बोल रखा था कि मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की हेल्प करने जाती हूँ। एक दिन जब मैं अपने काम पर थी, तो एक खास कस्टमर वहाँ आया, जो कि और कोई नहीं, खुद गुडियो यानी मेरा हस्बैंड ही था। उसे किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होना था। उसे देखते ही मैं काफी डर गई थी। मुझे लगा कि अब गुइडो मुझे बहुत पीटेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इंटीमेट होने के लिए भी उसने मुझे ही चुना। जब हम दोनों रूम के अंदर गए, तो गुइडो मेरी घबराहट देखकर बोलता है कि नई आई हो क्या। गुइडो भी कहता है कि मैं पहली बार किसी प्रोस्टिट्यूट के पास आया हूँ। तब मुझे लगा कि शायद मेरी अलग हेयर स्टाइल और मेकअप की वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाया है। एलेना डरते डरते गुइडो की सारी ख्वाहिशों को पूरा करती है, पर अभी भी एलेना डरी हुई थी कि कहीं घर जाने पर गुइडो मुझे पीटने ना लगे। लेकिन घर पहुंचने पर गुइडो एलेना से पहले की ही तरह बिहेव कर रहा होता है। तो एलेना समझ जाती है कि गुइडो ने मुझे पहचाना ही नहीं, और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब टिंटो अगला लेटर देने को बोलता है। साथ ही टिंटो और उनकी सेक्रेटरी बीच बीच में खुद भी मस्ती करने लगते हैं। अब टिंटो की सेक्रेटरी तीसरी कहानी पर आती है, लेकिन ये स्टोरी नहीं बल्कि एक फैंटेसी होती है जो कुछ खास नहीं है। इसलिए हम सीधा चौथी स्टोरी पर आते हैं, जिसे रेनेटा नाम की महिला ने भेजा था। रेनेटा की उम्र 23 साल की है और उसकी शादी को 2 साल हुए हैं। रेनेटा के हस्बैंड का नाम पाओलो है। रेनेटा ने लेटर के साथ ढेर सारे फोटो और वीडियो भी भेजे हैं। रेनेटा बताती है कि शादी के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम दोनों के बीच में प्यार कम होने लगा, जिसके बाद हम एक दूसरे को टाइम कम देने लगे। फिर हमने अपने प्यार में ताजगी लाने के लिए एक तरीका निकाला। हम दोनों ने एक दूसरे की न्यूड फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। जब भी हम एक दूसरे के साथ संभोग करते, तो एक दूसरे की फोटोज खींचते, जिससे हमारा प्यार फिर से बढ़ने लगा। पर कुछ दिन बाद हमारा ये तरीका भी कमजोर पड़ने लगा। अब हम एक दूसरे को न्यूड देखकर भी उत्तेजित नहीं होते। एक दिन रेनेटा का हस्बैंड रेस्टोरेंट में कपल को खुद की वीडियो शूट करता हुआ दिखता है, तो उसके मन में भी वीडियो बनाने का ख्याल आता है। वो एक कैमरा खरीदकर इंटीमेट मोमेंट्स के अलग अलग पोजीशन में रेनेटा की वीडियो बनाता है। ऐसा करने पर उसकी जिंदगी फिर से रोमांटिक हो जाती है। ये दोनों ढेर सारे वीडियोस बनाते हैं, और टिंटो ब्रास को ये सब इसलिए भेजा था क्योंकि टिंटो इनको अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दे, जिससे पूरी दुनिया उनकी कहानी देख सके। अब टिंटो नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी को भेजा होता है 33 साल की एक लेडी रसेला ने, जो कि अपने हस्बैंड से नाराज होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड रात में उसको डिनर पर ले जाने की जगह अपने काम में बिजी होता है। वो अपने हस्बैंड को फोन करके गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि तुम मुझे अपनी मेड समझ लिए हो क्या, तुम्हें बस केवल अपना काम दिखाई देता है। उसका हस्बैंड उससे माफी मांगता है और घर आकर बात करने की बात कहकर फोन रख देता है। तभी रसेला को एक अजनबी का फोन आता है, जो फोन उठाते ही रोमांटिक बात करना शुरू कर देता है। रसेला उसकी बात सुनकर फोन रखने ही वाली होती है, लेकिन वो भी एक्साइटेड हो जाती है और उसकी बातों को एंजॉय करने लगती है। रसेला मास्टरबीट भी करने लगती है। तभी उसका हस्बैंड घर वापस आ जाता है। रसेला को इस पोजीशन में देखकर वो भी एक्साइटेड हो जाता है और रसेला के साथ संभोग करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब टिंटो ब्रास नेक्स्ट लेटर पढ़ने लगता है। इस लेटर को लिखने वाली लेडी होती है 28 साल की फ्रांसेस्का, जिसकी शादी पाओलो से हुई रहती है। फ्रांसेस्का बताती है कि एक बार जब हम इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो मेरा हस्बैंड मुझसे पूछता है कि क्या तुम ये सब किसी और के साथ भी करना चाहोगी। पहले तो मुझे ये सब सुनकर ऑफेंडेड फील हुआ, लेकिन अंदर मेरा खून भी ये सब करने के लिए उबल पड़ा। इंटीमेट होने के बाद मेरा हस्बैंड इन सब चीजों के बारे में बार बार पूछता रहा।
फिर एक दिन मैं भी इसके लिए रेडी हो गई और हमने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहाँ पार्टनर की अदला बदली होती है। जाते टाइम मैंने झूठा दिखावा किया कि मुझे ये सब करने का मन नहीं है, लेकिन अंदर से मुझे भी एक्साइटेड फील हो रहा था। फिर हम उस प्लेस पर पहुंचते हैं। अंदर सारे लोग अपने पार्टनर के साथ आए हुए होते हैं। हमने विस्की पिया, फिर वहाँ पर सबको देखने लगे। हम जब सोफे पर बैठ गए और आपस में रोमांस करने लगे तो दो आदमी हमारे पास आकर मुझे सहलाने लगे। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा। अब मैं उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगी और पाउलो एक दूसरी लेडी के साथ। ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और अब टिंटो नेक्स्ट लेटर को पढ़ते हैं। ये इस मूवी की लास्ट स्टोरी है। इस लेटर को इवाना नाम की लड़की ने भेजा था। इवाना की उम्र 28 साल की है और उसका हस्बैंड गैम्बलर होता है। इवाना का हस्बैंड जितने पैसे कमाता था उससे दुगना हार करके घर वापस आता था। इवाना ने कई बार जुआ खेलने के लिए मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हस्बैंड इन सब चीजों को नहीं छोड़ता है। एक बार इवाना देर रात तक अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। फिर जब उसका हस्बैंड घर आता है तब वो काफी नशे में होता है और फिर इवाना को वो कहता है कि आज मैं सब कुछ हार गया, मैंने सब कुछ जुए के दाव पर लगा दिया है। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब मैंने तुमको भी दाव पर लगा दिया और मैं वो दाव भी हार गया। ये सब सुनकर इवाना काफी परेशान हो जाती है। इवाना का हस्बैंड उसे बताता है कि एक रात के लिए तुम्हें उन लोगों के पास जाना होगा और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। उन लोगों ने मुझे 5 दिन का टाइम दिया है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और अगर तुम नहीं गई तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन इवाना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं किसी के पास नहीं जाने वाली। मेरे मना करने के बाद भी तुमने जुआ नहीं छोड़ा। ये सब देखकर इवाना का हस्बैंड टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो लोग अब मेरे साथ क्या करेंगे। 3 दिन बाद इवाना अपने हस्बैंड का कर्ज उतारने के लिए राजी हो जाती है। इसके बारे में उसके हस्बैंड ने उसको फोर्स भी नहीं किया था। इवाना खुशी खुशी उन गैम्बलर्स के पास जाने से पहले अच्छे से तैयार होती है। इन सारी बातों को इवाना का हस्बैंड नोटिस करता है और इवाना के घर से जाने के बाद उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और ठीक वैसे ही वो अपनी वाइफ का उस रात इंतजार करता है जैसे कि इवाना हर रोज किया करती थी। दूसरे दिन जब इवाना घर वापस आती है तब वो नशे में होती है और इवाना काफी ज्यादा खुश भी होती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा। लेकिन काम होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इतना काफी है कर्ज उतारने के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर्जा बहुत ज्यादा है, इसके लिए तुम्हें हमारी हर तरीके की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और इवाना को उनकी सारी बात माननी पड़ती है। ये सब बताते हुए इवाना बहुत खुश होती है। उसकी हंसी से इवाना का हस्बैंड भी हंसने लगता है। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और आपस में ही रोमांस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तभी टिंटो के ऑफिस में एक आदमी एक लड़की लिए हुए जबरदस्ती घुस जाता है। उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पर टिंटो उसका ऑडिशन भी लेते हैं। लड़की के फिगर टिंटो को सही लगते हैं तो बाद में बुलाने की बात बोल करके उसे वापस भेज देते हैं। अब टिंटो और उनकी सेक्रेटरी आपस में ही बात करने लगते हैं। टिंटो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि अब तुम मुझे अपनी जिंदगी के सेक्सुअल एडवेंचर के बारे में बताओ। सेक्रेटरी बोलती है कि मेरा कोई एडवेंचर नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक शू शॉप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हूँ। वहाँ कोई कस्टमर नहीं होता है। मुझे एक रेड कलर का शूज पसंद आता है। सडनली मुझे रियलाइज होता है कि शू शॉप का ओनर कोई और नहीं बल्कि आप हो, यानी कि टिंटो ब्रास, और आप मुझे अपने हाथों से शू पहनाने लगते हो। फिर आप जब एक्साइटेड हो जाते हो तो मैं अपने पैर से धक्का देकर हंसने लगती हूँ। फिर गुस्से में आप अपनी पैंट से हाथी की सूंड जैसा लंबा अपना सामान निकालते हो और उसे हवा फेंकने लगते हो। मैं भी इन सब चीजों को एंजॉय करने लगती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड ये सब देखकर मुझे बोलता है कि क्या कर रही हो ये सब, तो मैं उसे बताती हूँ कि देख नहीं रहे हो ये कौन है, ये मशहूर डायरेक्टर टिंटो ब्रास हैं। और इसी के साथ ये वाली स्टोरी और पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है पीओ बॉक्स टिंटो ब्रास, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। इस मूवी से आपको आइडिया लग गया होगा कि उस टाइम इटली में टिंटो ब्रास की मूवीज में काम करने के लिए लड़कियां कितनी पागल थी। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।